हमने ये देखा कि जो कंपोजिट नंबर होता है ना, उसको हम लिख सकते हैं फर्दर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आरती में। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स, और फिर हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज़ बेटा हम मेनली इस पर्पज़ से करते हैं कि हम किन्हीं भी दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम बहुत ही आसानी से निकाल सकें। तो इसका मेन काम क्या होगा? एचसीएफ फाइंड आउट करना, एलसीएम फाइंड आउट करना, और रैशनल जब हमें प्रूव करना होता है कि कोई भी नंबर आपका क्या है, इर्रेशनल है, तो किसी भी नंबर की इर्रेशनैलिटी को प्रूव करने के लिए भी हम किसके यूज़ करते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज़ करते हैं, राइट। और रैशनल नंबर में हम ये पता लगाते हैं कि वो नंबर कब जाके टर्मिनेट होगा या फिर कब जाके वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बनेगा। ओके, तो हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इसी पे बेस्ड है कि हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है किन्हीं भी दो नंबर्स का। तो वो हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की हेल्प से कैसे निकालेंगे, राइट। अभी इसको करने से पहले आपको दो चीज़ें आनी चाहिए। कौन से दो चीज़ें हैं? कंपोजिट नंबर्स एंड द सेकेंड वन इज प्राइम नंबर्स। तो बच्चों, अगर प्राइम नंबर्स की मैं डेफिनेशन की बात करूं तो अगर आपको याद हो तो प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या बोलती है? प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन बोलती है कि एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1 इज सेड टू बी अ प्राइम नंबर इफ इट इज डिविजिबल बाय ओनली बाय 1 और बाय इटसेल्फ ओनली। ओके, तो कोई भी नंबर, एनी इंटीजर ग्रेटर देन 1, और कोई भी इंटीजर बेटा जो ग्रेटर देन 1 होगा, ऑब्वियस बात है हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी इंटीजर जो ग्रेटर देन 1 है उसको हम प्राइम नंबर कब बोलेंगे? इज सेड टू बी प्राइम नंबर, इज सेड टू बी अ प्राइम नंबर if its only divisors are 1 and itself only। तो क्या आप मुझे इसके कुछ एग्जाम्पल्स बता सकते हैं? कौन कौन से होंगे? 2, 3, 5, 7, 11, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एट्सेट्रा। चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह के जो नंबर होंगे बेटा वो हमारे कैसे नंबर्स होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। अब बात करते हैं हम इसकी, किसकी? कंपोजिट नंबर्स की। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं बेटा? कंपोजिट नंबर्स वो नंबर होते हैं जिन्हें हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ इट्स टू फैक्टर्स लिख सके, ठीक है। किसी भी नंबर को अगर हम उसके दो फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन से अगर डिनोट कर दें तो वो क्या हो जाता है? हमारा कंपोजिट नंबर हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बात करूं, अगर मैं 1, 2, 6 ले लूं तो इसके बेटा अगर मैं दो फैक्टर में इसको दर्शाना हो मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से, कैसे करूंगी मैं इसको? 2 इज मल्टीप्लाई बाय 63, ऐसे ही लिख सकते हो ना इसको। अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इट्स टू फैक्टर्स लिखना हो तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। तो कंपोजिट नंबर हर वो नंबर होता है जिसको आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ इट्स टू फैक्टर्स करके लिख सके, ठीक है। तो यहाँ से एक बात पता चल गई कि जो प्राइम नंबर्स हैं उनको छोड़ करके जितने भी नंबर्स होते हैं वो आपके कैसे नंबर्स होते हैं? कंपोजिट नंबर्स होते हैं, राइट। सो एनी नंबर greater than 1 is said to be a composite number if we can write
it as the multiplication of two of its factors। ठीक है, अब ये तो हमने जान लिया कि कंपोजिट नंबर्स को हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ इट्स टू फैक्टर्स करके लिखेंगे, राइट। अब यहाँ से एक चीज़ देखो कि जो कंपोजिट नंबर होगा ना बेटा, जो हमारा क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा, वो कंपोजिट नंबर फैक्टर होंगे ना बेटा। अब इसके लिए पॉसिबिलिटी क्या है कि या तो वो दोनों फैक्टर ही प्राइम हो जाए, या फिर वो दोनों फैक्टर ही कंपोजिट हो जाए, या फिर एक फैक्टर हमारा प्राइम नंबर आ जाए और एक फैक्टर हमारा कंपोजिट नंबर आ जाए। ठीक है, फैक्टर्स कैसे हो सकते हैं, उसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो दोनों कैसे हो, प्राइम हो जाए, आपके प्राइम नंबर्स आ जाएं, ठीक है, या फिर दोनों ही कंपोजिट आ जाएं, ठीक है, या फिर आइदर वन इज प्राइम एंड अनदर इज कंपोजिट। ठीक है, यहां से ये बात क्लियर है। अब बेटा जो कंपोजिट नंबर आएगा फैक्टर, उसको फिर से हम मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं इट्स टू फैक्टर्स, और उसको तब तक रिपीट करना है जब तक वो कंपोजिट नंबर भी क्या ना दर्शाया जा सके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम फैक्टर्स, राइट। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था कि जैसे मैंने 1 2 6 लिया था, इसकी मेरे को फैक्टराइजेशन करनी है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 2 इज मल्टीप्लाई बाय 63। ठीक है, यहाँ पर ये कैसा नंबर है और ये कैसा नंबर है बेटा, ये एक प्राइम नंबर आ गया, दिस इज अ प्राइम नंबर, 2 इज अ प्राइम नंबर, राइट। ये कैसा नंबर है बेटा, क्या इसको फर्दर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इट्स फैक्टर्स लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो ये कैसा नंबर आ गया आपका यहाँ पर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकती हूँ आगे मल्टीप्लिकेशन करके, इसको लिख सकती हूँ 3 इज मल्टीप्लाई बाय 21, लिख सकती हूँ। अब ये कैसा नंबर आ गया, फिर से प्राइम आ गया। हमें कब तक करनी है ये प्रोसेस, जब तक हमें टोटली मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम नंबर्स ना मिल जाए। ठीक है, तो इसकी ये फिर से कंपोजिट नंबर आ गया, इसको फर्दर मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर एंड 7 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। ठीक है, ये दोनों कैसे आ गए बेटा आपके, प्राइम नंबर, राइट। अब यहां से देखो, अगर मेरे को 126 की क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है विद इट्स प्राइम नंबर्स, तो कैसे लिखूंगी, 126 इस कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, राइट। इसको ऐसे लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। ठीक है, तो यही ये बोलता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, क्या बोलती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन में तो हमने लिख दिया इसको। ठीक है बेटा, अगर आपको डेफिनेशन नोट करनी है तो आप एक बार डेफिनेशन नोट कीजिए। ठीक है, क्या बोलती है डेफिनेशन, जो हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक उसकी डेफिनेशन बोलती है दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी written as multiplication of its prime factors। ठीक है, अब ये मल्टीप्लिकेशन तो मैंने लिख दी इसकी प्राइम फैक्टर्स की, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात देखने की है कि क्या वो जो मल्टीप्लिकेशन मैं लिख रही हूँ वो यूनिक होगी या नहीं होगी। ये इसने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखो बेटा, अभी जो हमने एग्जाम्पल किया था उसी से समझो। 126 को मैंने क्या लिखा था, 126 को मैंने क्या लिखा था, 263 से मल्टीप्लाई किया था, फिर मैंने 3 को फर्दर
21 से किया था, फिर 3 को 3 और 7 से। इसकी जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन की 2 3 3 एंड 7, ये क्या होता है बेटा आपका फैक्टराइजेशन का ट्री मेथड है। अब यहाँ से इसको देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि 2 इज मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पर 3 की पावर कितनी है बेटा 2 है, तो यहाँ पर 3 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7। अब ये मैंने लिख दिया, लेकिन इसी में देखो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती थी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3। अब मैं अगर इस 3 को इधर भी ले गई तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन क्या ऑर्डर इसका सेम है? नहीं। जब तक ऑर्डर सेम नहीं होता ना तब तक हम इसको यूनिक रिप्रेजेंटेशन वे नहीं बोलते। यूनिक ओनली तभी होगा जब वो एक सिस्टमैटिक तरीके से दिया गया हो। ठीक है, तो सिस्टमैटिक तरीके से इसको करने के लिए ना एक बात बोलता है ये, क्या वो बोलता है कि आपका नंबर है कोई भी x, क्या नंबर है बेटा, मान लीजिए आपके पास कोई भी नंबर है, x नंबर है। ठीक है, ये x नंबर जो है ना बेटा, इसके प्राइम फैक्टर्स जो है ना, इसके प्राइम फैक्टर्स हैं आपके पास। अब कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं, मान लेते हैं P1 P2 P3 एंड अप टू सो ऑन Pn है। अब मैं इस नंबर को जब मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ इन प्राइम फैक्टर्स की, तो वो एक सिस्टमैटिक तरीके से हो। ठीक है, क्या हो, एक सिस्टमैटिक तरीके से हो। जैसे कि x को यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, P1 मल्टीप्लाई बाय P2 मल्टीप्लाई बाय P3 एंड अप टू सो ऑन Pn। इसको ये भी लिख सकती हूँ P1 पहले लिख लिया, P3 पहले बाद में लिख लिया, P2 बाद में लिख लिया, Pn और Pn-1 समथिंग। ठीक है, ऐसे मैं करके लिख सकती हूँ इसको आगे पीछे करके यहाँ तक, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हमेशा सेम ही आती है, ऑर्डर आप कुछ भी करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो यूनिक नहीं है। यूनिक होने के लिए ये बात बोलता है कि यहाँ पर लेट अस टेक द order of multiplication of its factors in ascending order। इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बेटा, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो बढ़ते हुए क्रम के लिए सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी, जो सबसे छोटी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी एंड फिर उससे बड़ी। ठीक है, ऐसे ही करना है। तो देखो बेटा, मैं यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर्स लेके चली थी P1 P2 एंड सो ऑन। अब क्या करता है ये बोलता है कि P1 इज लेस देन P2, P2 इज लेस देन P3 एंड अप टू सो ऑन Pn। ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर में ही है बेटा, क्योंकि P1 सबसे छोटा हो गया। तो अब मैं जो है उस x नंबर को मल्टीप्लिकेशन लिख रही हूँ P1 मल्टीप्लाई बाय P2 P3 P4। अब ये क्या है बेटा, एक सिस्टमैटिक तरीका है। जब इसको इस सिस्टमैटिक तरीके से लिखा जा सके तो वो क्या है आपका, क्या हो जाएगा, वो एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन हो जाती है आपके उस कंपोजिट नंबर की जिसको आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स करके लिख रहे हो। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है कि यहाँ से ये समझ में आ गया कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलती है। तो इस नंबर को मैं सिस्टमैटिक तरीके से सिर्फ एक ही तरीके से लिख सकती हूँ, क्या कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7। यहाँ पर 2 3 से छोटा है एंड 3 7 से छोटा है, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर में है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलती है, समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि HCF और LCM फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कैसे निकालना सिखाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो अब हम सीखते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के माध्यम से हम HCF और LCM कैसे निकालना सीखेंगे। राइट, तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन ना करा के एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। राइट, 20 है बेटा, इसको प्राइम फैक्टर्स में कैसे लिख सकते हैं और 8 को कैसे लिख सकते हैं। इस 20 को लिखो पहले, सबसे पहले क्या लिख सकते हैं हम इसको, 2 मल्टीप्लाई बाय 10, और इस 10 को फर्दर मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5। इससे आगे तो नहीं हो रहा ना ये। ठीक है, तो यहाँ पर 20 की जो प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन है वो क्या बोलती है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, जिसको मैं फर्दर लिख सकती हूँ 2 रेज टू द पावर 2, क्योंकि 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है।
ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5। अब यहाँ पर क्या है, दूसरा नंबर क्या है बेटा मेरा 8। इसको मैं लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 4। 4 को फर्दर मल्टीप्लीकेशन लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ से कितनी आ गई 2 की पावर 3। 8 को मैंने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल 2 रेज टू द पावर 3। ठीक है, यहाँ तक मैंने लिख लिया। ठीक है, अब मेथड सीखो कि एचसीएफ निकालने का क्या है और एलसीएम निकालने का क्या है। ठीक है, एचसीएफ, जब हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना हो, व्हेन एचसीएफ फाइंड आउट, ठीक है, जब एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो दो नंबर है ना बेटा, जो भी दो नंबर है ए और बी मान के चल रही हूँ। ठीक है, कि एचसीएफ फाइंड आउट करना है ए और बी का। आपके पास क्वेश्चन में ये दे दिया गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मेरा ए और बी क्या है बेटा, 80 और क्या है, सॉरी 20 एंड 8 है, 20 एंड 8 है। तो अब मैंने बेटा इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख ली है, पावर्स में लिख ली है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है, जब एचसीएफ की बात हो, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, और उस कॉमन फैक्टर की लीस्ट एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट की पावर समझते हो, जो पावर दी गई होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट, या आप पावर भी लिख सकते हो उसको। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, कॉमन फैक्टर इज 2। 5 नहीं है दोनों में जो सेम फैक्टर है दैट इज 2। ठीक है, इस कॉमन फैक्टर की लीस्ट एक्सपोनेंट, इसमें बेटा इसकी कितनी पावर है 2, इसमें कितनी पावर है 3, तो लीस्ट कौन सी है 2 और 3 में से 2। ठीक है, तो लीस्ट एक्सपोनेंट कितनी है इसकी 2। तो जब मेरे को एचसीएफ निकालना है तो मैं क्या करूंगी, 2 रेज टू द पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4। जो इसमें कॉमन है, देखो 2 रेज टू द पावर 2 इसमें भी है और 2 रेज टू द पावर 2 इसमें भी है, जो कॉमन है वो ये आ रहा है। ठीक है, जो कॉमन है वो ये आ रहा है, दैट इज योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसी से समझो कि एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए ना बेटा आपको कॉमन फैक्टर लेने की आवश्यकता नहीं है। एलसीएम लेने के लिए आपको प्राइम फैक्टर देखने हैं उसमें कौन कौन से हैं, क्योंकि इसमें हम सारे फैक्टर लेंगे और फैक्टर हमारे प्राइम हैं, प्राइम फैक्टर्स एंड उनकी हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर या फिर हाईएस्ट एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो आप। अब क्या क्या है बेटा इसमें, हमारे जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाली है 2 है और 5 है, 2 है और 5 है। 2 की हाईएस्ट पावर बेटा 2 और 3 में से कौन सी है, 3 है। 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा 1। तो अब क्या करेंगे हम एलसीएम के लिए, उनकी पावर उतना ही लेकर के हम अपने प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जैसे कि एलसीएम मेरे को निकालना है किसका, 20 और 8 का, तो वो क्या आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये आपका 40, कितना आ गया 40। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालना है वो कैसे होगा और एचसीएफ निकालना है वो कैसे होगा। एचसीएफ के अंदर आप कॉमन फैक्टर देखोगे, जो कॉमन है जो दोनों में है वो लेके चलेंगे। एलसीएम में सारे के सारे फैक्टर्स लेंगे और उनकी हाईएस्ट पावर लेंगे, जो बड़ा होगा वो लेके चलेंगे। ठीक है, इसमें 5 नहीं था लेकिन इसमें था और 5 की पावर 1 थी तो हमने वो ले लिया। ठीक है, यहाँ से एलसीएम का फंडा समझ में आ गया और एचसीएफ का फंडा समझ में आ गया। ठीक है, अभी हमें क्या समझना है, यहाँ से एक चीज़ देख सकते हैं क्या, कि बेटा मैंने एलसीएम और एचसीएफ तो निकालना सीख लिया किसी भी चीज़ का। ठीक है, किसी भी नंबर्स का हमने एचसीएफ और एलसीएम तो निकालना सीख लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से एक चीज़ देखो कि जो मैंने इसका एचसीएफ निकाला, एचसीएफ निकाला था तो कितना आया था बेटा 2 रेज टू द पावर 2, और ये एचसीएफ किसका था बेटा आपका 20 और 8 का, 2 रेज टू द पावर 2 दैट इज द कॉमन। एलसीएम में मैंने क्या लिया था बेटा 20 और 8 का, 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर 1। ठीक है, एंड 8 5 ज़ा 40। ठीक है, तो आपका एलसीएम पता चल गया आपको और एलसीएम पता चल गया। यहाँ से एक चीज़ देखो, क्या जब मैं इन्हें मल्टीप्लाई कर रही हूँ इन दो नंबर्स को, इन दो नंबर्स को,
जैसे कि मुझे मल्टीप्लिकेशन करनी है 20 और 8 की, क्या वो कितनी आ रही है, पहले ये देखो कितनी आ रही है, ये 160, राइट, इतना ही आ रहा है। और जो HCF आया है 20 और 8 का, मल्टीप्लिकेशन कर दूं LCM ऑफ 20 एंड 8, HCF कितना आया था आपका 4, 2 रेज टू द पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4, एंड LCM कितना आया था आपका 14 दैट इज 160। अब यहाँ से एक चीज़ देखने को मिल गई कि जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है वो इक्वल होता है हमेशा HCF ऑफ टू नंबर्स मल्टीप्लाई बाई LCM ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि 20 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू LCM ऑफ 20 एंड 8 मल्टीप्लाई बाई HCF ऑफ 20 एंड 8, राइट। तो यहाँ से एक रिजल्ट ये निकल के आता है कि जब भी हमें दो नंबर्स दिए गए हों तो उनकी मल्टीप्लिकेशन हमेशा इक्वल होगी बेटा आपके LCM ऑफ दोज टू नंबर्स मल्टीप्लाई बाय HCF ऑफ दोज टू नंबर्स। और ये बेटा एप्लीकेबल है सिर्फ टू नंबर्स पे। जब दो से ज़्यादा नंबर्स आ जाएंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती कि आप 3 नंबर्स दे दिए हैं और इन 3 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन आपकी LCM ऑफ 3 नंबर्स मल्टीप्लाई बाय HCF ऑफ दो 3 नंबर्स आएगी, वो रिजल्ट नहीं होएगा। ठीक है, ये हमने इस एग्जाम्पल के माध्यम से ये चीज़ तो हमने समझ ली। अब इसी से आप ये देखो कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई भी 3 नंबर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आई हैव द 2 numbers like 12 and 15 and 18। ठीक है, मेरे पास ये 3 नंबर्स हैं। ठीक है, मैंने ये 3 नंबर्स ले लिए, इन तीनों नंबर्स के बेटा फैक्टराइजेशन निकालो, कितनी आएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इससे फर्दर हो नहीं रही। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, इससे आगे होगी नहीं। ठीक है, इसको लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लिकेशन आएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ से इनकी लिख देती हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 12 की जब मुझे लिखनी है तो कितनी आएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 15 की अगर मेरे को निकालनी हो तो कितनी आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 की भी पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, यहाँ पर भी 3 की पावर 1 ही है। 1 को लिखने के लिए ज़रूरत नहीं होता कि पावर आपकी 1 है। ठीक है, वो सिंपली भी लिखा हुआ है तो आपको समझ आना चाहिए कि उसकी पावर वहाँ पर 1 है। ठीक है, और यहाँ पर 18 को कैसे लिख सकती हूँ मैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 2। ठीक है, 3 2 टाइम्स है। अब मेरे को क्या निकालना है बेटा, इसको HCF अगर मेरे को फाइंड आउट करना है बेटा, HCF किस किस का, 12 15 एंड 18, इन 3 नंबर्स का मेरे को HCF फाइंड आउट करना है। HCF फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना था, कॉमन फैक्टर्स देखो पहले क्या है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो कॉमन होना चाहिए तीनों में। तो 2 सब में नहीं आ रहा तो 2 नहीं लेंगे, ओनली क्या आ रहा है 3, 3 और 3। ठीक है, सिर्फ 3 ही कॉमन है, तो हमारा कॉमन फैक्टर जो है, कॉमन फैक्टर वो क्या है बेटा मेरा 3, और इसकी लीस्ट पावर देखनी है, लीस्ट एक्सपोनेंट। अब देखो 5 इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें नहीं है, तीनों में होना चाहिए, तो सिर्फ 3 ही मैच कर रहा है। ठीक है, तो 3 की लीस्ट पावर कितनी है बेटा 1, इसके पास 1, इसके पास 2, लीस्ट पावर क्या आएगी 1। ठीक है, तो HCF कितना आ गया बेटा, HCF ऑफ 12 15 और 18 कितना है आपका 3 आ गया। ठीक है, LCM की बात करते हैं। LCM में बेटा फैक्टर्स जितने भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं और उनकी हाईएस्ट पावर और उनकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट। ठीक है, तो अब हमारे पास फैक्टर कौन कौन से, 2 3 5। ठीक है, 2 3 एंड 5। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी बेटा, इसके पास 2 है, इसके पास है ही नहीं, इसके पास 1 है, तो 2। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो LCM कितना हो जाएगा बेटा मेरा, LCM ऑफ 12 15 18 कितना आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 2, 3 रेज टू द पावर 2 एंड 5 रेज टू द पावर 1 कितना आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है,
ये कितना आ जाएगा 180। ठीक है, आपका एलसीएम आपने निकाल लिया है, एचसीएफ आपने निकाल लिया है। अब आपको ये देखना है कि जो ये रिजल्ट मैंने 2 नंबर्स का किया था क्या वो इसके लिए मान्य है या नहीं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, यहाँ से बेटा मैं ये रब कर रही हूँ। तो देखो हमारा 2 नंबर्स के लिए रिजल्ट ये था कि जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो वो बराबर आता है एलसीएम ऑफ दोस 2 नंबर्स मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c, ये हमारा a है, ये b है और ये c है, दैट इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी सी मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ ऑफ ए बी सी। ठीक है, ये चेक करना है हमें, मैं बोल नहीं रही कि इक्वल है, हमें बोल रहे कि चेक करना है होगा या नहीं। 12 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल टू एलसीएम कितना आया बेटा आपका 180। नहीं आएगा ना, ये इससे बड़ा आएगा, तो मेरे को ये तो जब ये इसके बराबर नहीं है तो ये रिजल्ट नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बेटा आपने क्या क्या देखा, आपने देखा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक किस तरीके से काम करती है, उसमें हम कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स, उनकी क्या क्या रोल है। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि जो कंपोजिट नंबर होता है ना उसको हम लिख सकते हैं फर्दर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स नहीं भी आ रहे तो उसको तब तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तब तक तोड़ते जाएंगे जब तक वो प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन ना आ जाए आपकी। ठीक है, फिर हमने देखा कि उन प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम जब हमने निकाला, जब दो नंबर्स का निकालते हैं तो उनके बीच का रिलेशन ये आया। ठीक है, फिर हमने वही बात चेक की कि क्या दो से ज़्यादा नंबर अगर मेरे पास हो तब भी ये रिजल्ट काम करेगा। तो मैंने देखा कि जब दो से ज़्यादा नंबर मेरे पास होंगे तो ये रिजल्ट आपका काम नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर ही ये बात मेरी समाप्त हो गई कि जब मेरे पास दो नंबर हैं तभी मेरे पास ये रिजल्ट है। ठीक है बेटा, तो जब ये दो नंबर्स पे रिजल्ट है ना, आप इसको फर्दर ये लिख सकते हैं कि इस इक्वेशन को जब आप और तोड़ मरोड़ के लिखेंगे, इस इक्वेशन को और तोड़ मरोड़ के लिखेंगे तो आप पाएंगे कि a मल्टीप्लाई b, दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन, HCF ऑफ दोज टू नंबर्स मल्टीप्लाई बाय LCM ऑफ दोज टू नंबर्स, ये होता है। अगर मेरे को किसी नंबर का LCM फाइंड आउट करना हो और मेरे को क्या दे रखा है बेटा HCF पता हो, इसको मैं नीचे ले जाऊंगी। ठीक है, तो मैं ऐसे निकाल सकती हूँ। ठीक है, और ऐसे भी निकाल सकती हूँ कि मेरे को HCF फाइंड आउट करना हो, LCM आपको दिया गया हो तो ऐसे निकाल सकते हो आप। ठीक है, ये भी बात ठीक है। ठीक है, रिजल्ट 1 बोल दिया मैंने, इसको इसको 2 बोल दिया। और अगर इन दो नंबर्स में से बेटा आपको एक नंबर गिवन हो और एचसीएफ दिया गया हो, एलसीएम दिया गया हो, तो आप वो नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हो इसी इक्वेशन के माध्यम से। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर स्टार मार्क किया क्योंकि ये मेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसी के माध्यम से मैंने ये दो रिजल्ट निकाले हैं। अब बेटा अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है ना तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने में आपको ना कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी बेटा हमारी वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन से रिलेटेड होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये जितने भी कंसेप्ट मैंने कराए हैं बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और क्योंकि आपके पास कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है, इससे पहली वीडियो में मैंने आपको समझाया था यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाइए और उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें भी मैंने बताया है कि एचसीएफ जब आपको निकालना हो दो नंबर्स का, बड़े नंबर्स का, आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उससे पहले मेरी वीडियो थी इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस। आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपका कौन सा टॉपिक कितने नंबर्स का आएगा। तो आप वो वीडियो पे विजिट कर सकते हो बेटा, उन्हें देख सकते हो। अगर कुछ ना समझ में आए तो आप मेरे को
कमेंट करके वो चीज़ पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के ऊपर। राइट, आज की वीडियो में इतना ही बेटा। थैंक यू।